अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज क्लियर है सबको? ओके, अच्छा, जिस बंदे ने बोल के भी क्वेश्चन पूछना हो वो कर सकता है। स्टार्ट करते हैं इसको। एक दफा सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ के बाद स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 705 ऑडिट। इसमें अगर आप देखो, जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, सिलेक्टेड पॉलिसीज, appropriateness, application policies, then disclosures. It means accounting policies तो है ही IS 8 में। अब IS 8 का क्या प्रॉब्लम है? IS 8 का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस दफा FAR 2 के स्टूडेंट्स हैं, आप पास भी कर लेते हैं तो आप IS 8 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मूव कर गया है FAR 1 में। अगर आप FAR 2 पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले FAR 2 में होता था, अभी FAR 1 में चला गया। इट मीन्स जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो ये कभी नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये बहुत अहम है। जैसे ये अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, नेचर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स में अगर हमें ये नहीं आता, इसका मतलब कि हम जब I 705 के हिसाब से ओपिनियन ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम फारिग होंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। IS 8 में जब लेट्स से कि हम 2021 में खड़े हैं, 31 दिसंबर 2021, आज मैं पॉलिसी चेंज करता हूं या एरर कोई हमें मिल जाता है और इसको हमने लेकर जाना 2015 तक, 2021 से 2015 तक अप्लाई करना है। तो अब आपने ओपिनियन तो इसके ऊपर देनी है, बट आपको ये डाटा चाहिए। क्या आपको डाटा मिल रहा है? सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल से बाहर हैं, कोई मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी है, या कोई टाइमिंग वगैरह, नेचर वगैरह इस तरह की है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी आप डाटा नहीं हासिल कर पा रहे, तो इट मींस IS 8 का बहुत बड़ा रोल है ओपिनियन ड्राफ्ट करने में, बहुत बड़ा रोल है। सीधा सीधा जो नेचर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसमें दो जगह पे है, अप्रोप्रिएटनेस देखनी है किसकी, अकाउंटिंग पॉलिसी की, प्लस आपने देखना है कि उसको सही तरीके से अप्लाई किया गया है। उनके तीन एरियाज, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के तीन एरियाज, उसमें से दो ये है। फिर जब आप यहाँ पे आते हैं, अगर आपको ये डाटा चाहिए, डाटा नहीं मिल रहा, यू आर अनएबल टू गेट द डेटा, फिर आप क्या करेंगे? आपने तो एविडेंस लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे ओपिनियन ड्राफ्ट करनी है। तो IS 8 705 एज पर ISA 705 अगर आप ओपिनियन ड्राफ्ट करने लगे हैं तो IS 8 बहुत वर्थ रखता है। अब मेरा सवाल है आपसे, अगर हम IS 8 करते हैं, सर लेक्चर साइट पे अपलोड होगा, भाई पहले पढ़ तो लो। मेरा सवाल ये है कि IS 8 अगर हम बात करते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो क्या इसको ऑडिट के लिए डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहिए कि ऑडिट के स्टूडेंट इसको समझ सकें? नहीं। अब जो हम IS 8 पढ़ने लगे, ऑडिट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको यूज करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं
ऑडिट में आके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं कि क्या ये एज पर स्टैंडर्ड्स बनी हुई। इसका मतलब ये है कि IS8 को हमने प्रॉपर अकाउंटिंग के तौर पे समझना है, क्योंकि हमें अगर ये नहीं आता, इसकी अकाउंटिंग नहीं आती, और 705 में IS8 का पॉलिसी है, यहाँ पे एस्टिमेट्स है, यहाँ पे और यहाँ पे एरर्स हैं, उससे रिलेटेड कोई ओपिनियन ड्राफ्ट करनी आ जाती है और आपको IS8 नहीं आता, स्पेशली फ्रेश स्टूडेंट्स जो अभी क्या कर रहे हैं, FAR2 पढ़ रहे हैं, वो जिंदगी में ये कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस दफा ये सिलेबस से निकल गया है, R1 में चला गया, वो R1 पढ़ के आए हुए हैं। जिसने कभी पुराना पढ़ा हुआ है उसका ये रिफ्रेश हो जाएगा। फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अब IS8 जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। जब हम इसकी अकाउंटिंग समझ लेंगे फिर हमें पता लगेगा कि अब अगर कोई सिनेरियो आता है तो हमने जो IS8 ने हमें गाइड किया उसके हिसाब से अकाउंटिंग को देखना है और हमने अपनी ओपिनियन पे जाना है। तो ये मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया, एक बेसिस बना दी कि आपने 705 में आपने IS8 को कैसे देखना है। पहले यहाँ पे बताएं क्या हमें मैप क्लियर है, ताकि हम अपना IS8 स्टार्ट करें। सर एक बार वापस, क्या मतलब? यस सर, चलें जी। जी जी, IS8 समझ लेते हैं। IS8 अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स जो FAR2 पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये फुल रेलेवेंट है। जो ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑडिट का पेपर देने हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑडिट का इस दफा पेपर देना है और वो इस दफा FAR2 पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि इस दफा वो सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया वो ये है कि 705 में IS8 को यूज करना, यूज कैसे करना है, इसका क्या रोल है। तो मैंने वो आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आपके सामने ये नजर आ रहा है तो ये देखें। हम ओपिनियन जब मॉडिफाई करने जाते हैं तो हमारे पास दो तरह के इश्यूज होते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इनएबिलिटी टू ओपिनियन ऑडिट एविडेंस। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में अगर आप पहले दो हेडिंग्स देखें, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ द सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, ये दोनों IS8 में डिस्कस होती हैं। और ऑडिट क्या है? ऑडिट ये है कि आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने होते हैं। अगर आपको IS8 नहीं आता और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IS8 के सिनेरियोज हैं तो ये तो वैसे ही आपका जो नेचर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपका वैसे आउट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इनएबिलिटी पे आते हैं, अब आपकी एक पॉलिसी चेंज हुई, 2021 में आप खड़े हैं, आपने अब 2015 से लेकर 2021 तक डेटा अप्लाई करना है, मैनेजमेंट ने अप्लाई कर दिया, आपने वेरीफाई करना है। अगर आपको IS8 आता ही नहीं है तो आप वो कैसे करेंगे? वो इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करेंगे? आप वेरीफाई कैसे करेंगे? आपको तो IC8 आता नहीं है। अगर आपको IC8 नहीं आता, उसको वेरीफाई करने के बाद आप उसके ऊपर कमेंट्स नहीं दे सकते, आप अच्छी ओपिनियन नहीं ड्राफ्ट कर सकते। तो इनएबिलिटी और मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इन दोनों जगह पे IS8 का स्ट्रॉन्ग रोल है। फिर हम आए IS8 में कि IS8 है क्या। IS8 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तौर पे पढ़ेंगे। हमने इसमें होता क्या क्या है उसको समझना है। अगर हमें ये समझ आ गया, फिर हमें ऑडिट में क्या होता है, सिनेरियो होता है, हम देखते हैं अकाउंटिंग में IS8 क्या कहता है। अगर तो वो सिनेरियो IS8 से डेविएट कर रहा है, फिर आपने जाना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्या ये मटेरियल है, क्या ये परवेसिव है, इनएबिलिटी क्या ये मटेरियल है, क्या ये परवेसिव है। उसके हिसाब से आपने अपनी ओपिनियन ड्राफ्ट करनी है। जी, मेरे ख्याल में आप सबकी बेसिस बन गई। चलें आगे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपना IC8 स्टार्ट करते हैं। राव साहब, नहीं, मैं अब 2 दफा ये रिपीट कर चुका हूँ। मैं इतना बता देता हूँ कि IS8 का अच्छा खासा रोल है 705 में। चले जी, आगे चलते हैं, IC8 स्टार्ट करते हैं प्रॉपर।
आइए सेट की अगर हेडिंग की बात करें तो इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताया हुआ है, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जब इनमें चेंज आता है उसके बारे में बताया हुआ है, और एरर्स के बारे में बताया हुआ है। यानी कि जब ये तीन चीजें आपके जहन में आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसके बारे में जो गाइडलाइन है, वो सारी कहाँ पे डिस्कस हुई है, आई सेट। How to select and apply accounting policy, how to account for the change in accounting policy, how to account for change in estimates, how to correct errors in previous reporting periods. ये हमारे पास दोनों पॉलिसी में फॉल करते हैं। तीसरा हमारे पास एस्टीमेट में फॉल करता है, चौथा हमारे पास एरर में फॉल करता है। ये बहुत कॉमन चीजें हैं, किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए और ऑडिटर के लिए। इनका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं आते तो हर जगह पे, हर स्टैंडर्ड में आप कोई ना कोई पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठे होते हैं, आप कोई ना कोई एस्टीमेट अडॉप्ट करके बैठे होते हैं, या कहीं पे आप जाते हैं ऑडिट करने, अकाउंट्स वगैरह को वेरीफाई करने या अकाउंट्स बनाने, तो वहां पे एरर्स वगैरह उन्होंने अपने बुक्स में किए होते हैं। इसका मतलब है ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। जी ठीक है, मकसद समझ आ गया कि इसमें हमने करना क्या ये सेट में। चले, सबसे पहले हमारे पास है अकाउंटिंग पॉलिसी। हमें पता होना चाहिए ये होती क्या है, क्योंकि जो नॉर्मल कंफ्यूजन है पॉलिसी और एस्टीमेट में आती है, हम इन दोनों को मिक्स करते रहते हैं। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, इसको सिलेक्ट कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना। अकाउंटिंग पॉलिसी, एनीथिंग एनीथिंग क्या, रूल्स, कोई भी कानून, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी किसी बिजनेस में कन्वेंशन, कोई भी असूल या सिमिलर नॉर्म, यानी कि कवानीन, असूल, या अगर हम इसको और सिंपल करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जब आप अकाउंटिंग करते हैं, इसका मतलब आप एक पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें आज ये क्लियर कर लेना चाहिए कि पॉलिसी क्या होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को पॉलिसी कहते हैं। यहां पे मैं सवाल लेना चाहूंगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को पॉलिसी कहते हैं, क्या ये क्लियर है सबको? ये जो मैंने अभी क्लोज ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे ना, ये सब रूल्स हो, गाइडलाइन हो, कन्वेंशन हो, प्रिंसिपल हो, सिमिलर नॉर्म्स हो, ये सब का यही मतलब है, असूल, कवानीन, रेगुलेशन, लॉ, सब मतलब ये हर जगह पे डिफरेंट, कहीं पे आप देखेंगे आप वो वर्ड यूज कर रहे होंगे गाइडलाइन, कहीं पे रूल्स, कहीं पे लीगल जो है लीगल रूल्स कर लें, या लीगल क्या कैसे कह सकते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज कर लेते हैं। प्रिंसिपल, अब जैसे रूल्स है, प्रिंसिपल है, इन सब का जो मतलब निकलता है वो ये, अगर आप कुछ भी कवानीन के हिसाब से कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। चलिए अभी अभी आगे ना चले, अभी जो मैं बता रहा हूं, जब अभी जो मैं बता रहा हूं वो चले, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी क्लियर हो गई है? भाई अभी हाफिज साहब रुक जाएं, अभी सब कुछ होगा, एक दफा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लें, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा मेरे साथ चलें, जो मैं पूछता जाऊं कि पॉलिसी जो जो पूछता जाऊं वो आप बताते जाएं। चलें जी, अब ये सारी जो पॉलिसीज हैं कौन यूज करता है, कंपनी, किस लिए, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करें। रूल्स एंड रेगुलेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, पॉलिसीज आर स्पेसिफाइड इन IFRS। अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ प्रिंसिपल और रूल और मेजरमेंट बेसिस। ये जो लाइन है, ये याद रखना है कि ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी। आज हमने समझा ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी। इसके अलावा जब हम एस्टीमेट की बात करेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा फर्क क्या है।
अगर पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं। जिन्होंने बोल के सवाल करने हैं तो मुझे बता दें, मैं उनका माइक ऑफ जो है ना ऑन कर दूंगा। ओके जी, जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी की जब बात करते हैं, पॉलिसी को हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है उसको सिलेक्ट कैसे करना। ऐसे तो नहीं है ना कि आए मेरे जहन में यार मैंने एक रूल्स देखे हैं, सेट ऑफ रूल्स देखे हैं, कुछ कवानीन देखे हैं, मैं आके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करना शुरू कर दूं। ऐसे नहीं होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IC8 हमें गाइड करता है कि भाई आपने पॉलिसी को सिलेक्ट कैसे करना है। वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने जो पॉलिसी को सिलेक्ट करना है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टैंडर्ड्स की। जैसे अभी मिसाल मैसेज में भी आ रहा था, 5O या वेटेड एवरेज मेथड। स्टैंडर्ड कहता है, एग्जांपल ले रहे हैं कि इन्वेंट्री को मेजरमेंट पे लाने के लिए या इन्वेंट्री की मेजरमेंट के लिए आपके पास ये 2 रूल्स हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसके बाद कहते हैं इनमें से कोई सा भी चूज कर लो। अब स्टैंडर्ड ने मुझे गाइड किया, स्टैंडर्ड कह रहा है कि इन दोनों को अप्लाई करो, ये रिक्वायर कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों में से जो आपको सही लगता है वो चूज कर लो। इट मींस वो मेरी जजमेंट होगी कि मैंने किसके साथ जाना। तो आपने जो पॉलिसी को सिलेक्ट करना है वो स्टैंडर्ड हमें उसके बारे में गाइड कर रहा होगा। अब स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि भाई जो हमने पॉलिसी सिलेक्ट करनी है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि आप फिगर्स को कंपेयर कर सकें। मिसाल के तौर पे आपने 2020 में एक एसेट के ऊपर कॉस्ट मॉडल लगाया। ऐसा नहीं कि आपको मजा आ गया कि पॉलिसी चेंज की थी पिछले साल, इस दफा भी चेंज करते हैं। इसका नुकसान क्या होगा, इसके रिजल्ट्स और होंगे, इसके रिजल्ट्स और होंगे। आप 2020 और 2021 को कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, कंपेरेबिलिटी रखनी है ताकि आप अपने रिजल्ट्स को मैच कर सकें, कंपेयर कर सकें, उनके आउटपुट्स दे सकें। तो स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है कि डिफरेंट चीजों के बारे में हमें गाइड करेगा, भाई ये कर लो। उसके बाद वो कहेगा कि जब ये कर रहे हो कंसिस्टेंसी आउट नहीं करना ताकि आपकी कंपेरेबिलिटी रहे आपके रिजल्ट्स की। मिसाल के तौर पे पिछली दफा अगर इस पॉलिसी की बेस पे मेरे पास एसेट 100 का आ रहा है, इस दफा मेरे पास 200 का आ रहा है, तो ये तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता। ये कॉस्ट मॉडल पे था, ये रिवॉल्यूशन मॉडल पे, मैं क्या रिजल्ट निकालूं इससे। वो कहते हैं इसको नहीं आउट करना। पॉलिसी सिलेक्ट कैसे करनी है, यहाँ पे कुछ सवाल। हर पॉलिसी को सिलेक्ट करने के बारे में, जस्ट ज्वाइन बिकॉज अनेबल टू ज्वाइन इनिशियली रिकैप पॉसिबल, नहीं भाई 2 दफा दे चुका हूँ। रिकॉर्डिंग सुनिएगा, अगर रिकॉर्डिंग मिली तो। आगे चलते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पॉलिसी को सिलेक्ट किया। कैसे, मुझे स्टैंडर्ड ने गाइड किया। उसने मुझे बताई, रिक्वायरमेंट्स बताई कि भाई उसने रिक्वायर किया कि ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड को अप्लाई करना। अब हम इसमें चेंज करने लगे। और अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कैसे होता है और कंपनी ऐसा क्यों करती है। अगर ये चेंज, मतलब ऐसे नहीं है कि आप आज उठ के आए हैं और आपको लगता है कि मैं आज अपने बिजनेस को आसमान तक पहुंचा दूंगा और आप कहते हैं कि यार मैंने सारी पॉलिसीज चेंज करनी। पॉलिसीज भी कौन सी, जो एज पर IFRS है, जिसकी बेस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप कहते हैं कि यार सारी पॉलिसी चेंज कर दो, ऐसे नहीं होता। कंपनी पॉलिसी कैसे चेंज करती है, जब वो चेंज रिक्वायर्ड हो स्टैंडर्ड की तरफ से। या अब ये जो है, इट मींस एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड की तरफ से रिक्वायर्ड है भाई, ये तो हुक्म हो गया, स्टैंडर्ड का हुक्म हो गया, ये तो फर्ज वाला चेंज है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि भाई चेंज करना है तो भाई करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ट्रांजिशनल, यानी कि उसने एक लॉ दे दिया, एक रूल दे दिया कि ये जो उसने कहा ना चेंज करना है, फिर उसकी उसने गाइडलाइन बता दी कि भाई इसको जब चेंज करोगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इम्पैक्ट्स, कहाँ पे कौन सी फिगर्स को आप प्लस माइनस करके लाओगे।
अकाउंटिंग पॉलिसीज को रेट्रोस्पेक्टिव लेकर चलना है हमने। रेट्रोस्पेक्टिव से क्या मुराद है? 2021 में खड़े हैं, मैं एक पॉलिसी चेंज करता हूं। लेट्स से कि मैं कॉस्ट मॉडल को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आता हूं। अब आज मेरे पास एसेट्स की जो फिगर्स हैं वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रहे हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई ये कर रहे हो ओके, इससे पीछे जहां तक डाटा मिलता है, लेट्स से कि कंपनी 2011 में स्टार्ट हुई थी, जहां तक डाटा मिलता है ये सारा इसके हिसाब से कर दो, रेट्रोस्पेक्टिव कर दो, पॉलिसी को अप्लाई कर दो। क्यों करना है? क्योंकि हर गुजरते पिछले साल के साथ मैं अपना रिजल्ट्स कंपेयर कर सकता हूं। तो जहां पे आप खड़े हैं उससे भी उस आज तो आपने उस पॉलिसी को अप्लाई कर दिया, आज आप उसके हिसाब से काउंटिंग करेंगे, ऑनवर्ड भी आपने उसके हिसाब से काउंटिंग करनी है, बट जो पिछले रिजल्ट्स हैं उसको भी आपने न्यू पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर हम ये नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर कम से कम जहां से पॉसिबल हो, लेट्स से कि 2011 से पॉसिबल नहीं है, 2013 से पॉसिबल है, ओके यहां तक कर लें, या 2020 से पॉसिबल है 2020 तक कर लें। पहली कोशिश ये कि जब जब से ये स्टार्ट हुआ है उस वक्त से आपने इसको अप्लाई करना है, इस पॉलिसी को, पॉलिसी के चेंज को। दूसरा, management feels that change results in financial statements providing more relevant and reliable information। मतलब वो जो घर से आया उसने प्लान कर लिया कि सबको चेंज करना, ऐसा नहीं। उनकी मीटिंग्स होती हैं, ऑडिट कमेटीज बैठती हैं, अकाउंट्स की जो हायर मैनेजमेंट है वो बैठती है, वो कहते हैं कि अगर हम इस पॉलिसी को चेंज कर लें तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्लियर किसके लिए? समझने के लिए, समझने के लिए। इसको कौन यूज करता है? यूजर्स। यूजर्स लेट्स से के शेयर होल्डर्स। मिसाल के तौर पर आप एक पॉलिसी चला रहे हैं, उसके ऊपर यूजर्स को समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं कि यार इसको चेंज करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन मजीद क्लियर हो जाएगी, हमारी स्टेटमेंट्स मजीद स्मूथ हो जाएंगे और हमारे यूजर्स बड़े इजी इसको जो है ना, इसके जो मतलब है उनको गेट करने लग जाएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको हम कहते हैं वॉलंटरी चेंज, अपनी मर्जी से। बट वो वाली मर्जी नहीं कि मैं घर से सोच के आया तो मैं चेंज कर दूं, पूरी वर्किंग के बाद ये अपनी मर्जी से, इसकी रीजनिंग होती है कि मैं चेंज क्यों कर रहा हूं। तो ये इस तरीके से हम अपनी जो है ना उसको चेंज कर रहे होते हैं, पॉलिसी को चेंज कर रहे होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव, ये मैंने समझा दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है। एक वर्ड यूज हुआ, इम्प्रैक्टिकेबल। इट मीन्स नॉट पॉसिबल टू अप्लाई आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट। ऐसे नहीं लिख देना कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है। जो जो पॉसिबिलिटी थी सबको आपने अप्लाई किया, सबको अप्लाई करने के बाद आपको लगा कि भाई ये काम नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल दी कि अब 2021 में जब पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और इसका डाटा 2011 से अवेलेबल है, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कि आप अगर लिख दें कि इम्प्रैक्टिकेबल है, एक दूसरा अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, कहते हैं कि भाई वो 4 तरीके और हैं जिससे हम डाटा ले सकते हैं, फिर तो आप फंस गए। इसका मतलब ऐसा नहीं करना, जितनी तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं सब लगाने के बाद अगर डाटा नहीं मिलता तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी मैं इतने पिछले पुराने सालों पे इस पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सका, ये इम्प्रैक्टिकेबल है। सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी और चेंज इन पॉलिसी, इस पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी ने अगर क्वेश्चन बोल के करना है तो मैं उसका भी माइक ओपन कर सकता हूँ। सवाल है जी अमतल्ला सर, पॉलिसी सिलेक्शन में अगर गलती हो जाए देन इज ऑडिटर लाइबल फॉर दैट? ऑडिटर क्यों लाइबल है? ऑडिटर कहेगा कि पॉलिसी ठीक करो भाई, ठीक तरीके से अप्लाई करो, इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे। अगर उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे तो आप क्या कहेंगे? अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं करता, देखो आप उसके पास जाओगे, आप उसको कहोगे भाई पॉलिसी ठीक करो, ये रिजल्ट्स आने चाहिए। नंबर 1, या तो मान लेगा या वो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो इनएबिलिटी में आएगा, और अगर वो मान लेता है बट वो जैसे स्टैंडर्ड कहता है वैसे नहीं चलता, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। फिर आप देखेंगे कि क्या वो इशू मटेरियल है या परवेसिव है।
तो सारी गेम वैसे चल पड़ेगी आगे, जो 705 वाली गेम है। सर आई कैप ने, एक मिनट जी, सवाल जैसे आई कैप ने स्कीम चेंज की है, नहीं, जिस ईयर कंपनी बनी थी वहां तक चेंज करेंगे जहां से पॉसिबल है, अगर वहां से पॉसिबल है तो वहां तक करते हैं। सर कंपल्सरी वाला समझ नहीं आया, कंपल्सरी वाला कंपल्सरी वाला समझ नहीं आया, मतलब मैं जरा क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्टिव काइंडली रिपीट कर दें। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि भाई 2021 में मैं अपने एसेट्स को कॉस्ट मॉडल से हटा के रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाने लगा हूं। अब कंपनी 2011 से स्टार्ट हुई थी, 2011 से लेकर आज तक सारी अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल पे हुई है। तो मैं क्या करूंगा, आज जब मैंने उसको रिवैल्यूएशन मॉडल किया तो आज तो मैं उसको रिवैल्यू करूंगा, बट पिछले सारे साल कॉस्ट मॉडल पे हैं, तो मैं आज के रिजल्ट्स पिछले सालों के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकता। तो जहां तक पिछले सालों तक मैं इस पॉलिसी को अप्लाई कर सकता हूं वहां तक अप्लाई करूंगा, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना। सर इसको ऑडिट में कैसे यूज करेंगे? राव साहब मैं पहले भी आपको बताया था कि ये हमने डिस्कस किया 2 दफा। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? जी हाफिज साहब ने कहा जैसे इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या और एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं इसको, यस ये रूल है ना, ये स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। चलें जी, क्वेश्चंस हो गए, आगे चलते हैं। ये हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को समझा। कुछ एग्जांपल्स जो आप बात कर रहे थे ये आगे, FIFO, वेटेड एवरेज, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, मेथड यूज्ड टू मेजर नॉन करंट एसेट्स सच एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, accrual basis of preparation of financial statement, presentation। तो बेसिकली अगर आप सब में देखोगे आपको क्या नजर आएगा, कवानीन। अगर एज पर रूल्स आप एक काम कर रहे हैं, और ये कवानीन कहाँ पे मेंशन होते हैं, IFRS यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, और इसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती हैं। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो इस अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं वो एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वो आपको कैसे पता लगेगा? आपको खुद आता होगा, तभी आप देख सकते हैं कि भाई आपने ये गलती की, आप ये ठीक करो। या तो मानेगा या वो नहीं मानेगा, या आप गलती निकालते हैं, वो अगर नहीं मानता, आप देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट मटीरियल है या परवेसिव है, उस तरफ आप जाएंगे। अब वो मटीरियल या परवेसिव कहाँ पे है, मटीरियली मिसस्टेटमेंट में है या इनएबिलिटी में है, फिर उस हिसाब से आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन? पॉलिसी के ऊपर कोई सवाल? पॉलिसी के ऊपर कोई सवाल? चले गुड हो गया। अब चलते हैं एस्टिमेट पे। अकाउंटिंग एस्टिमेट, जब हमने कह दिया कि कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये इनको हम कहते हैं पॉलिसीज, फिर क्या बच जाते हैं? फिर हमारी जजमेंट बच जाती है। अकाउंटिंग एस्टिमेट इज द अमाउंट डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड पॉलिसी, some पैटर्न ऑफ फ्यूचर assumption, इसको हम कहते हैं जजमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट मॉडल लगाता हूं, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है, बेसिकली मैं उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल लगाता हूं। मैंने कॉस्ट मॉडल लगा दिया, स्टैंडर्ड ने कहा कॉस्ट मॉडल लगा दो, ये रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के लिए, ओके। बिल्डिंग की कॉस्ट भी मुझे पता है, अब आगे क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है, लाइफ कितनी होगी ये स्टैंडर्ड नहीं बताएगा, ये मेरी जजमेंट है। ऑल जजमेंट्स आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैं फिर देखूंगा यार इस तरह की बिल्डिंग तकरीबन अब 25 साल चल जाती है। अब 25 साल की इंफॉर्मेशन तो रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं लिखी हुई, ये मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है।
इंडस्ट्री की प्रैक्टिस से मुझे पता है, जमाने में क्या क्या चल रहा है उसके हिसाब से मुझे पता है, तो जजमेंट को हम कहेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब ये सम पैटर्न है, मार्केट में क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है, वो कितने साल चलता है, 5 साल चलता है, 3 साल चलता है। स्टैंडर्ड ने कहा कि अमोर्टाइज करो, कितने साल पे करो ये मुझे मेरी जजमेंट से पता चलेगा, मेरी एक्सपर्टीज से पता चलेगा, मेरी पास्ट प्रैक्टिस से पता चलेगा, मुझे इंडस्ट्री की प्रैक्टिस से ये बात पता चलेगी। ठीक है, तो जजमेंट्स, इसके अगर एग्जांपल्स देखें, हम कहते हैं कि यार हाँ 5% पर बैड डेट्स हो जाएंगे। ये 5% कहाँ से आया? ये मेरी पास्ट प्रैक्टिस से आया। डेप्रिसिएशन का मेथड, रेट कौन सा है, लाइफ कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू कौन सी है, प्रोविजन वारंटी की कितनी बनानी है, इम्पेयरमेंट कितनी होगी, ये सारी चीजें जजमेंट्स हैं। जजमेंट, इट मींस दो चीजें हमारे पास आ गई, कवानीन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन एंड जजमेंट्स। ये एस्टिमेट्स हैं और ये पॉलिसीज। आई होप कि आपको एस्टिमेट और पॉलिसी अलग अलग से क्लियर हो गई होगी। क्या मेरी कोशिश कामयाब हुई? यस, प्रोफेशनल जजमेंट तो एक्सपीरियंस से आएगी ना। देखो ना, आप एक चाइना से मशीनरी मंगवाते हो, चाइना से एक मशीनरी मंगवाते हो, फॉर एग्जांपल मैं जी आटा बनाता हूँ, मैंने चाइना से एक मशीनरी मंगवाई। अब मैं देखूंगा किस इंडस्ट्री ने इस तरह की मशीनरी यूज की थी और कितने साल चली थी। तो मैं इंडस्ट्री से अपना तजर्बा, अपनी एक्सपर्टीज यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला 20 साल। अब ये 20 साल नहीं मेंशन, हो सकता है चाइना में ये 25 साल चलती है, तो चाइना में इसकी जजमेंट, इसका एस्टिमेट 25 साल है, पाकिस्तान में इसका 20 साल है। हो सकता है आप ऐसी कोई फजूल सी जगह पे इस प्लांट को लगा दें, 10 साल चलता हो। तो हर बंदे की जजमेंट वेरी कर सकती है जी। अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड, ये जो आपका सवाल है ना कि सर ये जजमेंट के लिए एक्सपर्ट नहीं यूज करते, यस यस यस, हर तरह की ये जो जजमेंट्स होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है, उसके लिए आप एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं, उधर से ही ये इन्फॉर्मेशन आती है। बट यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि जजमेंट, अब जजमेंट आप करते हैं, एक्सपर्ट को बुला के करते हैं, जजमेंट जजमेंट है, वो आपका एस्टिमेट होगा। मिसाल के तौर पे आपको बिजनेस करते हुए 50 साल हो गए, आप बता सकते हैं फलां मशीन इतने साल चलेगी, फलां मशीन इतने साल चलेगी, हमारा ये तजर्बा है 50 साल का। तो जजमेंट है, आप खुद करें, एक्सपर्ट से करवाएं जी। ये नहीं मैं कर सकता, फॉन्ट साइज बढ़ा दें प्लीज, फिर मैं फॉर्मेटिंग करता रहूंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा। यस, देखो ना, कानून तो वही रहेगा ना, एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं। आज देखो एस्टिमेट कैसे चेंज हो सकते हैं, मैं कहता हूँ यार ये 10 साल चलेगा, फिर मुझे 5 साल बाद लगता नहीं कि ये 12 साल चलेगा, एस्टिमेट चेंज हो गए। जी, इसकी खूबसूरत बात यह है कि ये प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। लेट्स से कि अब 2020 में खड़े हैं और एस्टिमेट चेंज हुआ, आप एक जिस साल में खड़े हैं वहां पे चेंज करेंगे और आगे फ्यूचर में चेंज करेंगे। जैसे पॉलिसी का था रेट्रोस्पेक्टिव, जिस साल में आप खड़े हैं उसमें भी चेंज करेंगे, पिछले सालों में भी चेंज करेंगे, नेक्स्ट ईयर में तो वैसे चेंज करेंगे। तो ये प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है एस्टिमेट का। डन हो गया जी? एस्टिमेट के ऊपर किसी का कोई सवाल है तो पूछे। माइक ऑन किया हुआ है भाई, बिस्मा माइक ऑन है। सर ये जजमेंट डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, यस, कंपनी टू कंपनी, और एक कंपनी में बंदा टू बंदा। एस्टिमेट चेंज की बेसिस पे तो सारी अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी एंड फिगर्स भी, इसीलिए तो ये प्रोस्पेक्टिव है कि जब ये एस्टिमेट चेंज हुआ उस दिन चेंज करें और उससे ऑनवर्ड चेंज करें, पिछली किसी चीज को ना छेड़ें।
सर अनम्यूट, एजी कह रहे हैं जी मुझे अनम्यूट करें। एजी को जो अनम्यूट कर देते हैं, जिसने अगर बोल के सवाल करना है तो वो बोल के भी सवाल कर सकता है। जी एजी साहब आप अनम्यूट हो गए। रूल्स एंड रेगुलेशन पर अपनी जजमेंट देना। नहीं, अस्सलाम रूल्स वालेकुम एंड सर। रूल, एक मिनट राव अब्दुल्ला, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, जजमेंट अलग है। सर मेरा नहीं ऑन, बिस्मा मैं आपका भी ऑन कर देता हूँ जी, ये बिस्मा का भी माइक ऑन। जी एजी साहब, एजी मींस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी एजी साहब। सर ये जो आपने एस्टिमेट के बजाय इसका आपने क्या पर्सपेक्टिव चेंज होगा, मतलब करंट ईयर और जो फ्यूचर ईयर में, यस। और जो पॉलिसीज में है उसका रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पॉलिसीज में मेन कोई स्टैंडर्ड में चेंज हो गया मैं अपनी एक चीज को पहले एक कानून पे रिकॉर्ड करके बैठा हूँ, अब दूसरे कानून पे रिकॉर्ड करने लगा हूँ, तो दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होगी ना। जैसे कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। तो फिर सवाल, मेन पॉलिसी चेंज सवाल क्या है भाई? से यही है कि पॉलिसी में रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे। भाई ये हम बता चुके हैं, 10 मिनट इसी पे डिस्कशन की, आप अभी आए हैं? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सवाल अगर कोई नहीं है तो आगे चलते हैं। कोई सवाल है जी? बिस्मा आप अनम्यूटेड हैं, आपने सवाल पूछना है। ये बिस्मा का सवाल है सर, अगर जजमेंट है तो ऑडिटर की, अगर कोई और हो तो वो क्या करेगा? देखें वो, देखें आप जब, मैं ये समझाता हूँ थोड़ा सा ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ी सी यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखें आप जब जाके देखेंगे, फॉर एग्जांपल कॉस्ट मॉडल में इन्होंने रेट यूज किया हुआ है 15% एप्रिसिएशन का। आप ये देखेंगे ये जो 15% डिसाइड हुआ है, ये कैसे कैसे हुआ है। आप इसको ये नहीं कहेंगे कि आप 15% पे क्यों कर रहे हैं, आप 20 पे करें, नहीं। आप देखें कि 15% को सिलेक्ट करने की रीजंस क्या है। एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट्स का बैकग्राउंड क्या है, ये वैसे आप एडवांस ऑडिट में पढ़ेंगे, बट ये है कि आप इसको कुछ चैलेंज नहीं करते। उनका एस्टिमेट था, आप देखें कि ये एस्टिमेट बना है, लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, अपनी एक्सपर्टीज यूज की है, क्या ये ठीक है या नहीं है, बस। जी क्लियर है? कोई सवाल? सर अगर हमारे मुताबिक कोई और सही लग रहा, नहीं 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 नहीं, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जाके देखेगा जो एस्टिमेट लगा हुआ है, जो एस्टिमेट यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन, डबल एंट्रीज, लेजर्स, सब ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं एस्टिमेट्स पे, एस्टिमेट जो बना है उसकी बेसिस ठीक है, ओके, बस इतना। आपने जाके उनको ये नहीं कहने लग देना कि भाई ये तो 20% पे होना चाहिए, अपनी साइंस नहीं लगानी, उसके हिसाब से अकाउंटिंग उन्होंने की हुई है, आपने उसको वेरीफाई करना है। यार मुझसे IAS 8 से रिलेटेड हाफिज साहब पूछें। मोहम्मद अहमद सर, अगर जजमेंट भी हो है तो रिस्क भी ज्यादा होगा कि गलत? यस यस। आप 10 साल का यूजफुल लाइफ डिसाइड करते हैं, 5 साल बाद आपको लगता है ये तो 6 साल थी, हो सकता है उस दिन चेंज कर देंगे हम। इसीलिए तो जो जब ये जजमेंट एस्टिमेट चेंज होता है, उसको उस दिन से चेंज को अप्लाई करते हैं और ऑनवर्ड ले जाते हैं, पिछले वाले सालों को नहीं छेड़ते। और क्वेश्चन? सर मैंने एक क्वेश्चन किया है, उसका आंसर दे दें, ये दोबारा यहाँ पे लिख दें यार, ऊपर जाना मुश्किल है। दानिश मकबूल, ये दोबारा यहाँ पे लिख दें जी। चले जी, पॉलिसी और एस्टिमेट से सवाल आने बंद हो गए, अब आते हैं रेस्ट पे।
जी, ये जो मैंने लिखा है ये क्लियर है। जैसे पॉलिसीज रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट के साथ अप्लाई होती है, इसी तरीके से एरर। जाहिर सी बात है यार, अब 2021 पे खड़े हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 दिसंबर 2021 पे फाइनल हो गई। अगर गलती हुई तो इससे पीछे ही हुई होगी माजी में, और ये गलती आगे भी ट्रेवल कर सकती है। तो आपने इसको आज भी ठीक करना है, पीछे जाके भी ठीक करना है, और आगे तो वैसे ठीक लेकर चलना है। जैसे पॉलिसीज को रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, एरर्स को भी रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा। एस्टिमेट सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है। जी, क्या ये जो मैंने लिखा है क्लियर है? चले जी, अब एरर हमें पता है, गलती। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि जब मैं 31 दिसंबर 2021 पे खड़ा हूं, इस दिन मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने तो आना ही इस डेट के बाद। होता क्या है, ऑडिट आपको पता होगा कि ईयर एंड खत्म होता है, लेट्स से 31 दिसंबर 2021। इसके वो 4 महीने का आई थिंक पीरियड है, वहां पे एजीएम करनी होती है, वहां पे आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। इसका मतलब है कि ऑडिटर्स ने इस टाइम में आगे काम किया। अब जब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल है, अकाउंट्स बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है यार, एरर पीछे ही हुए होंगे, तो इसलिए उनको कहते हैं प्रायर पीरियड्स एरर। आज आपके हाथ में जो अकाउंट्स हैं, उसमें माजी में जो इसमें गलतियां हुई हैं उनको ठीक करें। ओमिशंस, कुछ आपने मिस कर दिया, कुछ आपने लिखना कुछ भूल गए, कोई एंट्री करना भूल गए, कोई एडजस्टमेंट करना भूल गए, कुछ आपने गलती कर दी, कुछ आपने इग्नोर कर दिया, कुछ आपने खुद मिसयूज कर दिया। किसी भी तरह की माजी में गलती होगी भाई, ठीक करो। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? चलें जी। अच्छा, अब ये मैटर नहीं करता जानबूझ के हुआ या अनजाने में हुआ। जानबूझ के ये फ्रॉड में भी आता है, इस पे आपका ISA 240 भी लगेगा, अनइंटेंशनल। बट जानबूझ के हो या अनजाने में हो, एरर है ये। काम क्या है, इसको करेक्ट करना। अगर ये मटेरियल है, अब अगर ये मटेरियल है तो उसकी एक कहानी है, जिसको हमने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव आएगा। उसकी कहानी किस तरीके से शो होती है वो हम अगले पेज पे डिस्कस करेंगे। एरर इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक इन अप्लाइंग। ये देखें, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हम अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हैं, उसको अप्लाई करते हुए भी गलती हो सकती है। फैक्ट्स को तोड़ के मरोड़ के पेश किया जा सकता है, जानबूझ के फ्रॉड कर सकते हैं, मैथमेटिकल गलती हो सकती है, किसी भी तरह की गलती हो, आपने इसको ठीक करना है अगर ये मटेरियल है तो। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है दोस्तों? रिस्पॉन्स दे दें। ओके। एरर्स में आपने एक साइंस देखनी है कि क्या ये मटेरियल है। जवाब आएगा हाँ या ना। अगर मटेरियल नहीं है तो सिर्फ इस पीरियड में करेक्ट कर लो। ओके, अगर मटेरियल है फिर आप उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव जाना है। रेट्रोस्पेक्टिव सारे कंपैरेटिव ठीक कर दें या ओपनिंग बैलेंसेस में उस सारे एरर्स को ठीक करने के बाद का जो असल रिजल्ट है वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस में डाल दें। ये हमारा पैटर्न होता है मटीरियलिटी देखने का। किस में? एरर में। अगर मटेरियल नहीं है तो भाई सिर्फ इस दफा वो करेक्ट कर लो, काम चल जाएगा। मटेरियल है तो रेट्रोस्पेक्टिव जाना है। रेट्रोस्पेक्टिव जाने से मुराद है कि सारे कंपैरेटिव ठीक करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है, डुएबल नहीं है, तो कम से कम इस साल में जब आप खड़े हैं उसके जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं जहां पे गलती है उसको कम से कम ठीक करके ब्रॉट डाउन करें। क्या ये भी क्लियर हो गया? व्हाट इज मिस यूजिंग इंफॉर्मेशन? भाई आपकी इनकम है नहीं, आप इनकम शो कर देंगे, ये मिस यूज कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन को, गलत इन्फॉर्मेशन दिखाना।
आपके एसेट्स कम है लेकिन आप ज्यादा दिखाते हैं, आपके पास कैपिटल कम है आप ज्यादा दिखाते हैं, ये सारी मिस यूज है ना सर। फ्रॉड को कैसे ठीक करेंगे उसका तो पता नहीं चलता। देखें जब पता चल गया फिर उसको आप IS 240 के हिसाब से डील करेंगे, बट उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, आपको फ्रॉड को अलग से भी देखना पड़ेगा। जब आपके सामने कोई इस तरह का एरर आता है जो फ्रॉड से रिलेटेड है, फिर आपका डाउट बाकी सारी चीजों पे भी बढ़ जाता है, बाकी सारे हेड्स, फिर आप कहते हैं कि यार इन्होंने हमें 10 चीजें दी थी, एक में फ्रॉड निकला है, गलत बताया इन्होंने। अब आपका डाउट बढ़ जाता है कि बाकी 9 चीजें भी दी है ना उसमें भी कोई गड़बड़ होगी, आप ओवर विजिलेंट हो जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, अब सारी चीजों को चेक करते हैं, तो यहाँ पे पूरे का पूरा 240 अप्लाई होता है। सर पॉलिसी और एरर पास्ट में भी जाकर करेक्ट हो सकते हैं, बट फॉर एस्टिमेट ओनली करंट एंड फ्यूचर। जी यही मैंने लिख के बताया था जी। और कोई सवाल मैं देख लेता हूँ जो है। अरे यार, ऑल राइट सर, स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सर एडजस्टमेंट एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ अपकमिंग ईयर, नहीं जिस साल में आप खड़े हैं, मैंने इस साल को ठीक करना है ना, मैं इस साल को ऑडिट कर रहा हूँ ना 2021 का लेट से, तो इसका एक ओपनिंग बैलेंस हर चीज का आ रहा होगा ना। मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हैं, तो मैं ओपनिंग बैलेंस ठीक करूंगा तो बाकी सारी रीस्टेट हो जाएंगी, क्लोजिंग भी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज आपने कंपैरेटिव ठीक करना है जहां तक आप जा सकते हैं, जिस टाइम तक, जिस डेट तक, जिस साल तक आप इसको करेक्ट करें, क्योंकि ये मटेरियल है। जी क्लियर है, क्या ये क्लियर है? जल्दी रिस्पॉन्स दिया करें। ओके जी, आगे 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 सवाल आए, रुको रुको रुको। फ्रॉड के केस में तो फिर प्रोफेशनल स्पेक्ट, भाई फ्रॉड स्टैंडर्ड को छोड़ दे, आई सेट समझ ले सर। एरर मटेरियल है या मटेरियल, इसको जजमेंट, यस यस ये प्रोफेशनल जजमेंट है। मटेरियल और इमटेरियल क्राइटेरिया ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के लिए ये डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी छोटी है उसके लिए 1 लाख भी मटेरियल है, एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे यूनिलीवर उसके लिए 1 लाख मटेरियल नहीं है। ये डिपेंड करता है कंपनी के साइज पे, उनकी इंटेंशन पे, उनकी जजमेंट पे। जी अगला सवाल है सर, लास्ट ईयर और ओपनिंग को ठीक करना है अगर मटेरियल है। जी भाई यही कह रहा हूँ, जहां तक पॉसिबल है उसको करेक्ट करना है। एरर पॉलिसी में गलती में क्या फर्क है, हैं? इसके लिए आपको दोबारा सुनना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ कैलकुलेशन, ये एक ओवरव्यू आपको आ जाएगा कि यार ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप एक जैसे कौन सा स्टैंडर्ड है हमारे पास, एनालिटिकल प्रोसीजर्स ISA 520, ये आपको हेल्प आउट करेगी आइडेंटिफाई करने में क्या कहाँ पे गलती हुई। देखें जब प्रॉफिट एंड लॉस में किसी चीज में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आपने करना है, मींस आपने वो ड्यू टू पॉलिसी भी हो सकता है, ड्यू टू एरर भी हो सकता है, ड्यू टू एस्टिमेट भी हो सकता है। इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद उसका टैक्स पे भी इम्पैक्ट जाएगा, फिर आपने नेट फिगर्स भी लेनी है। अब ये जो नेट फिगर्स है, ये जो इम्पैक्ट्स हैं, ये आपके कंप्रीहेंसिव इनकम है। मिसाल के तौर पे ये कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस में इसका इम्पैक्ट आया, कहाँ कहाँ पे इसका टैक्स में इम्पैक्ट आया, ये आपने अकाउंट फॉर करने, आपने एडजस्ट करने। मिसाल के तौर पे अगर ये टैक्स पहले 30,000 था, अब 2003 में इसकी वजह से 10,000 और होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 10,000 ऐड करें और नेट फिगर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है उसके आगे, अब आपने चेंजेस इन इक्विटी में जब जाना है, अब आपके पास ये जो बैलेंस था इस साल में, तो ये हो गया अपडेट, क्योंकि आपने इसको लेकर जाना है, ये 2003 है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो अपडेटेड जाएगा। बट पिछले सालों में जो गलतियां हुई हैं उनको आप, ये होता है कंपैरेटिव, 2002 का मैंने रीस्टेट कर दिया। तो चेंजेस इन इक्विटी को आप पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल के बैलेंसेस को रीसेट करना होता है। इसमें जो चेंज आया है जिस भी वजह से आया है उसका ये इम्पैक्ट आ जाएगा, नेट इम्पैक्ट जो ये 5,000 आ रहा है। हुआ क्या, हुआ क्या, एक गलती हुई, एक पॉलिसी में चेंज आया, एक एस्टिमेट में चेंज आया, यहाँ पे एग्जांपल है पॉलिसी में चेंज आया, जिसकी वजह से हर साल में कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब हर साल में एक्सपेंसेस बढ़ गए
तो वहां पे टैक्स का इम्पैक्ट आ गया। एक्सपेंसेस और टैक्स का इम्पैक्ट आपने इस साल और कंपैरेटिव में ले आए। जो इससे पीछे के साल हैं वो सारे का सारा आपने चेंजेस इन इक्विटी में कम्युलेट करके लिख देना है। फिर आपके पास रीस्टेटेड बैलेंस है, वो रीस्टेटेड आ जाएगा यहाँ पे, इस साल का आपका यहाँ पे आ जाएगा। इट मींस जब आप करंट ईयर को करेक्ट करेंगे तो वो तो सीधा सीधा चेंजेस इन इक्विटी में चला जाएगा, पिछले साल को रीस्टेट करेंगे वो रीस्टेटेड में आ जाएगा। बट ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें इस साल के पीछे जितने साल हैं सब की, जैसे ये 2002 और 2003 हमने यहाँ पे कर लिया, 2001 रह गया था, ये नेट फिगर है, यहाँ पे नेट फिगर ये मैं 5000 ले आया। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब इस वजह से जहां जहां पे बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट हो रहा है एसेट के ऊपर, लाइबिलिटीज के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, जैसे ये टैक्स के इम्पैक्ट से तो मैं यहाँ पे लाया। अब मजे की बात है कि 2001 में जिसका इम्पैक्ट होगा ये तो कैरेट डाउन बैलेंस के साथ चलता है ना, तो टी अकाउंट में आप जब बनाते हैं 2001 में ऐड करेंगे, अगले साल में भी ये होगा, अगले साल का मजीद होगा, फिर इस साल को क्लोज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टी अकाउंट में बनाता हूँ 2001, यहाँ पे मैंने एक 100 रुपये ऐड किया। अब ये कैरेट डाउन में ऊपर 1000 था तो ये 1100 हो गया। जब ये ब्रॉड डाउन करूंगा तो उसमें वो 100 रुपया है, मजीद 200 और ऐड हो गया। तो होता क्या है, तो एक दफा की फिगर है, जैसे ये 2001 में 5000 था, ये 2002 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा। हर साल का, एक साल का बैलेंस पहले साल का हर अगले साल में जाएगा। तो क्योंकि कैरी डाउन का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको टी अकाउंट से भी समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से आपने, ये आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए है, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप FAR 2 पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप FAR 1 पढ़ रहे हैं, अगर आप ICAT को समझना चाह रहे हैं, तो ये वो मैकेनिज्म है जिससे हर तरह का सवाल भी अटेम्प्ट हो जाता है। जी क्या ये क्लियर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू करेक्ट। ऑडिटर की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो तो उनसे करेक्ट करवाएगा। चलें जी, फिर जैसे मैंने आपको 705 में दिखाया था, डिस्क्लोजर्स के ऊपर स्टैंडर्ड बहुत एम्फसाइज करता है कि डिस्क्लोजर ठीक होने चाहिए। ICAT के क्या डिस्क्लोजर्स हैं, ये सारे जो इम्पैक्ट्स है, जैसे इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट में कितना फर्क चेंज आया, टैक्स में कितना चेंज आया, प्रॉफिट में कितना चेंज आया, किस किस साल में कितना चेंज आया, ये सारे आपने शो करने होते हैं। इसी तरीके से बैलेंस शीट में किस किस चीज में कितना चेंज आया, 2002 में, 2003 में, 2001 में, प्लांट में, टैक्स पेबल, रिटेन अर्निंग, ये आपने इस तरीके से डिस्क्लोजर बताने होते हैं। अगर आपको ICAT में ये पता ही नहीं है, आप ऑडिट करते हुए उसे क्या ठीक करवाएंगे? अगर आप ऑडिट करते हुए आपको ये पता नहीं है 705 में इसके इम्पैक्ट्स आप नहीं ले सकते। तो ये अकाउंटिंग ICAT, ये जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन, ये मांगता है कि इनकम स्टेटमेंट में किस किस हेड में किस किस साल में कितनी कितनी अमाउंट का चेंज है। इसी तरीके से बैलेंस शीट में भी ये होता है। इसके बाद एक है मेरी है डिविडेंड। डिविडेंड को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें इंटरम और फाइनल डिविडेंड का चक्कर आता है। डिविडेंड होता है क्या, आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर में जो उन्होंने आपके बिजनेस को पैसे दिए बिजनेस चलाने के लिए। डिविडेंड की बात करें तो दो तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, या वो अमाउंट बता देता है कि एक शेयर के बदले में इतना, या 10% डिविडेंड। जब पर शेयर देता है तो उस अमाउंट को टोटल शेयर से, शेयर्स मीन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, आपके पास डिविडेंड आ जाता है 10%। 10% का मतलब है ये परसेंटेज है और आपको परसेंटेज अप्लाई करनी है अमाउंट के ऊपर। और अमाउंट कैसे बनती है, फेस वैल्यू इनटू टोटल शेयर्स। ये आप इन दो बेसिस पे आप अपना डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उस दिन उसकी अकाउंटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनल या इंटरम। कैश डिविडेंड है, जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन इसका पेबल रेज होगा और इसको रिटेन अर्निंग से पे कर रहे होंगे। जिस दिन इसको पे करेंगे पेबल खत्म, आपका कैश आउट हो जाएगा अगर ये कैश है। अगर ये शेयर्स हैं, डिविडेंड यहाँ पे
कैश था, यहाँ पे शेयर थे। कैश था तो मैंने पेबल रेज किया, शेयर्स होंगे तो मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा, जाएगा रिटेन अर्निंग से। कैश डिविडेंड पेबल बनाया, पेबल खत्म कर दिया कैश देके और रिटेन अर्निंग से निकाल दिया, शेयर कैपिटल होगा। फाइनल हो या इंटरम हो, रिटेन अर्निंग से निकलेगा तो शेयर कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले प्रेफरेंस यही रखनी है कि आपने जो डिविडेंड देने हैं अगर वो शेयर्स की फॉर्म में तो आपने रिटेन अर्निंग से, अदरवाइज अगर वहां पे बैलेंस कम है फिर आप शेयर प्रीमियम के जो बैलेंस पड़ा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये डिविडेंड को इशू, डिविडेंड से रिलेटेड कुछ बातें हैं। आगे इससे रिलेटेड कुछ और बातें देखते हैं यहाँ पे। पहले अगर किसी के सवाल हैं तो वो ले लेते हैं। कोई कुछ है सवाल जी? ओके जी। कुछ चीजें हैं डिविडेंड को लेकर, ये आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज कैश डिविडेंड। अगर डिविडेंड के साथ मेंशन ना हो कि क्या है, ये कैश है, ये शेयर्स है, तो नॉर्मली आपने ये समझना है कि कैश डिविडेंड। अब ये जो नॉर्मल डिक्लेयर डिविडेंड है कैश वाला, ये इंटरम भी हो सकता है। इंटरम क्या होता है? लेट्स से कि आप 1/1/2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के साल में खड़े हैं। नॉर्मली ये मिड ईयर के बाद अनाउंस होता है, यानी कि उसने इस पूरे साल के अंदर अनाउंस होने, ड्यूरिंग द ईयर, डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, इसको इसको यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर ये डिक्लेयर होता है। एक होता है ईयर एंड के ऊपर डिक्लेयर, उसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड। जो ड्यूरिंग द ईयर होगा इसकी अकाउंटिंग भी ड्यूरिंग द ईयर होगी, अकाउंटिंग भी ड्यूरिंग द ईयर होगी। जो फाइनल जो ईयर एंड के ऊपर होगा इसकी नेक्स्ट ईयर होगी अकाउंटिंग, बट इसका डिस्क्लोजर आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रिटेन अर्निंग से। हमने कहा कि रिटेन अर्निंग अगर खत्म हो जाए तो आप प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। डिविडेंड हम रिटेन अर्निंग से पे आउट कर रहे होते हैं, डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉट इन ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब है अगर देखें आपने डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर किया है बट ये ट्रायल बैलेंस में नहीं, इसका मतलब आप इसको रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर चुके हैं। तो ये कुछ डिविडेंड से रिलेटेड बातें थी एंड वी आर डन विद आइस 8। एनी क्वेश्चन? भाई 1 घंटे में सारा टॉपिक करवाना है तो स्पीड ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। सैयद मोहम्मद, अगर आप मेरे पास क्लास पढ़ते थे तो मैं आपको ये हफ्ते में करवाता। जी सवाल है जी कोई? ऑडिट के लिए इतना बहुत जी, ऑडिट के लिए इसीलिए तो उसी हिसाब से कर रहा है कि आपको पता हो पॉलिसीज क्या हैं, सिलेक्शन कैसे होती है, अप्लाई कैसे होती है, एस्टिमेट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या फॉल करता है, एरर्स क्या हैं, फिर एक पूरा मैकेनिज्म समझाया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस किस चीज में इसका कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट जाएगा, ताकि आप एरर्स को, मिस स्टेटमेंट्स को, आप इनएबिलिटी को, हर चीज को वहां पे अप्लाई कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सर फॉर टाइम। जी कोई सवाल नहीं है तो क्लोज करते हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है। चलें जी इंशाल्लाह। सर प्लीज डू शेयर these स्लाइड्स आल्सो, these वुड बी बेनिफिशियल। जी बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा सर, उसामा के साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको दे देंगे। जी और कोई सवाल? सर स्टैंडर्ड्स लेने जरूरी है FAR 2 के लिए? जिनको मैं पढ़ाता हूँ मैं उनको कहता हूँ कि नहीं। जी और कोई सवाल? स्टैंडर्ड्स R2 के लिए लेना जरूरी है या नहीं, हर टीचर की अपनी अप्रोच होती है। इन माई अप्रोच, इन माई ओपिनियन नहीं। मतलब अगर कोई टीचर कह रहे हैं लेने हैं तो इसका ये मतलब नहीं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो फिर उनका स्टाइल अपना है, पढ़ाने का अपना तरीका है। सब और कोई सवाल है तो बताएं। चलें जी क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी ना किसी अगले सेशन में। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।